नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी का परिचय और उसमें पार्ट 4 है। 3 भाग अपन ने आगे पढ़ लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे भाग 4, ठीक है। और उसमें अपन पढ़ रहे थे पूंजी खाते। पूंजी खाते का थ्योरेटिकल यानी थ्योरिकल प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया था। पूंजी खाते आज प्रैक्टिकली रूप से इसके फॉर्मेट देखे जाएंगे, ठीक है। अब पूंजी खाते 2 प्रकार के होते हैं। पूंजी खाते 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पूंजी खातों में सबसे पहला अपन भाग पढ़ेंगे स्थिर पूंजी पद्धति। अपन ने कल पढ़ लिया था स्थिर पूंजी पद्धति या विधि, जो भी है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पूंजी खाता। इसमें 2 खाते बनते थे, कौन कौन से? पूंजी खाता और दूसरा था चालू खाता। 2 खाते बनते थे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। इसमें आपके बनेगा पहले कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी है। देखिए, डेट का फॉर्मेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक्स वाई, जो भी आपके पार्टनर से जितने पार्टनर्स हैं उतना लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि राम और रहीम है तो यहाँ पे राम और रहीम लिखना है। फिर इसके बाद में वापस डेट और वही पर्टिकुलर्स और एक्स वाई, जो भी आपके पार्टनर से वो लिखा जाएगा, ठीक है। ये था स्थिर पूंजी पद्धति। और स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ पूंजी खाते का, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अपन पढ़ रहे हैं। ये भाग डेबिट भाग है, डीआर पक्ष, और ये है सीआर पक्ष, ठीक है। ये तो है आपका फॉर्मेट, ये तो था फॉर्मेट। अब इसमें कौन कौन सी मद आपके इंक्लूड होगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अपन पढ़ रहे थे स्थिर पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का जो पूंजी आपकी दी हुई है, केवल पूंजी का ही लेखांकन इसमें करना है। पूंजी के अलावा जो भी लेन देन है, जो पूंजी में बढ़ते हैं और पूंजी में घटते हैं, ठीक है, पूंजी को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, वो मदद आएगी वो चालू खाते में। तो इसमें केवल पूंजी के बारे में ही लेन देन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी डेट है वो डेट लिख रहा है अपन को, और इसके बाद में लिखना बाय बैलेंस बीडी। इसका अर्थ ये होता है कि आपने कितनी पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया था, या फिर प्रारंभिक पूंजी का शेष क्या है। प्रारंभिक पूंजी का शेष क्या है वो आपको लिखना है। एक्स और एक्स के कितना है, वाई के कितना है, जितने पार्टनर्स है वो नाम लिखना है, और पार्टनर्स के कॉलम में उनकी पूंजी का शेष लिखना है, ठीक है। ये तो था बैलेंस बीडी। अब आपको मैंने 2 ऐसी कंडीशन बताई थी जिसमें आपको कह दिया था कि जो स्थिर पूंजी पद्धति है उसमें पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तित होता है, स्थिर होता है। लेकिन ऐसी 2 कंडीशन है जिसमें परिवर्तन भी होता है। स्थिर पूंजी विधि में भी परिवर्तन होता है। ऐसी 2 कंडीशन है। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी थी? या तो आप स्थायी रूप से पूंजी निकाल रहे हो, या फिर आपने अतिरिक्त पूंजी लगवाई है। 2 कंडीशन ऐसी, अगर आपने एक्स्ट्रा पूंजी लगवाई है तो पूंजी खाते का शेष बढ़ेगा। अगर आपने परमानेंट रूप से पूंजी को निकाला है तो पूंजी खाते का शेष क्या हो जाएगा? घटेगा, ठीक है। ये तो था आपके, यहाँ पे अमाउंट लिखना है जितने भी आपके बैलेंस बीडी यानी प्रारंभिक पूंजी शेष दिया हुआ है एक्स और वाई का। यहाँ पे एक्स और वाई फिक्स नहीं है, ए भी हो सकता है, राम रहीम हो सकता है, ठीक है, जो भी है आप। फिर इसके बाद में आ जाएगा कैश या बैंक। यहां पर ध्यान से देखना है, अगर आपने अतिरिक्त पूंजी लगवाई है, एडिशनल कैपिटल लगवाई है, तब तो आपको लिखना है यहां पर। अगर एक्स अकेले ने लगवाई तो एक्स के कॉलम में लिख दो, वाई के कॉलम को खाली छोड़ दो, ठीक है। अगर वाई अकेले ने लगवाई है तो केवल वाई के कॉलम में लिखना है, एक्स का कॉलम खाली छूटेगा। अगर दोनों ने लगवाई तो दोनों के कॉलम में लिख दो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपके आ जाएगा डेट लिखनी है, अंतिम डेट आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक जो 1 अप्रैल वाला वो है, और यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च, ठीक है।
और यहाँ पे लिखना है आपको टू कैश या बैंक। और यहाँ पर आपके लिखना है कि परमानेंट आपने विथड्रॉल किया है, ठीक है, परमानेंट आपने विड्रॉल अगर किया है, कहने का मतलब स्थायी रूप से आपने पूंजी को निकाला है, स्थायी रूप से आपने पूंजी को निकाला है, तब तो लिखेंगे अपन डीआर पक्ष में। एक्स ने निकाला तो एक्स के कॉलम में लिख दो, वाई ने निकाला तो वाई के कॉलम में लिख दो, ठीक है। अगर दोनों ने निकाला है तो दोनों के कॉलम में अपन को लिखना है। यहाँ तक प्रोसेस अगर समझ में आ गया होगा तो अंतिम आपके प्रविष्टि हो जाएगी टू बैलेंस सी डी। और यहाँ पर आपके दोनों तरफ योग करने के बाद वीएफ के माध्यम से जो भी आपके अंतिम शेष निकलता है वो शेष आपके यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूंजी का अंतिम शेष यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने इस तरफ से पूंजी ना तो निकाली है और अतिरिक्त पूंजी ना लगवाई है तो आपके जो प्रारंभिक शेष है वो का वही अंतिम शेष होगा, ठीक है। अगर आपने ये दो घटना घटित हुई है तो आपके अंतिम शेष में परिवर्तन हो सकता है। अगर ये दो घटना घटित नहीं हुई है तो आपके जो प्रारंभिक शेष था वो का वही अंतिम शेष रहेगा, ठीक है। इसलिए पहले से कहा हुआ है कि स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तित होता है, यानी स्थिर रहता है। लेकिन दो ये परिस्थितियां हैं उनको छोड़कर, दो परिस्थितियां आपको बता दिया था, स्थायी रूप से पूंजी को निकालना और अतिरिक्त पूंजी लगवाना, ठीक है। ये था आपके स्थिर पूंजी पद्धति का पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अब इसके अलावा जो भी व्यवहार होंगे जो पूंजी के शेष में परिवर्तन करते हैं, या तो बढ़ाते हैं पूंजी को या फिर पूंजी को घटाते हैं, वो मद आपके आ जाएगी करंट अकाउंट में, यानी चालू खाते में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपन ने पूंजी खाता पढ़ा है, केवल पूंजी के बारे में इसमें लेन देन होता है, बाकी शेष व्यवहार है वो सब व्यवहार किस में आ जाएंगे, चालू खाते में, जिसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का फॉर्मेट तो सेम है, कोई इसमें समस्या नहीं है। करंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए, करंट अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही पार्टनर्स अपन मान लेते हैं, ठीक है। डेट वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, डेट पर्टिकुलर एक्स वाई, फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके स्थिर पूंजी पद्धति से पूंजी खाते रखने का आपको कह दिया जाए प्रश्न में, तो प्रश्न में आपको चालू खाते का शेष भी दिया होगा, प्रश्न में आपको चालू खाते का शेष भी दिया होता है। और चालू खाते का शेष हमेशा क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है चालू खाते का शेष में, देखिए बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट शेष है, अगर क्रेडिट शेष है तब तो लिखना है बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा। अगर आपके डेबिट शेष है तो टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर आपके अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ रहे थे करंट अकाउंट में, देखिए अगर आपके सीआर शेष दिया हुआ है, अगर आपके सीआर शेष दिया हुआ, क्रेडिट शेष दिया हुआ है तो क्रेडिट पक्ष में, डेबिट शेष दिया हुआ है तो डेबिट पक्ष में। देखिए बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो था आपके चालू खाते का प्रारंभिक शेष दिया हुआ है तो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सीआर पक्ष में कौन कौन सी मद आएगी, जो पूंजी को वृद्धि करती है, पूंजी में वृद्धि करती है, वो मद आ जाएगी आपके सीआर पक्ष में। देखिए पूंजी में ब्याज जुड़ेगा, पूंजी का ब्याज है वो पूंजी में जुड़ता है तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दोनों के जो अलग अलग ब्याज है वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद में बाय पार्टनर सैलरी या फिर सैलरीज में लिख देता हूँ, बाय सैलरी, ठीक है।
एक्स की अकेले की सैलरी है तो एक्स के कॉलम में, वाई की सैलरी है तो वाई के कॉलम में, अगर एक्स और वाई दोनों की सैलरी है तो दोनों के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में है बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन जो भी है जिसका भी है उसके कॉलम में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपके प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपके आ जाएगी यहाँ पर। अब इस साइड देखिए क्या आ जाएगा, इस साइड आपके आ जाएगा टू ड्राइंग, आहरण है, आहरण आ जाएगा यहाँ पर एक्स और वाई के कॉलम में, जितना भी आहरण क्या है वो आहरण यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें आपके आ जाएगा लॉस, अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है तो सी आर पक्ष में, लॉस हो रहा है तो डी आर पक्ष में आपको लिखना है, ठीक है। इतना सब करने के बाद, ये सब आपके प्रविष्टि करने के बाद, ये फिक्स है प्रविष्टि, इसके अलावा एक भी प्रविष्टि एक्स्ट्रा नहीं आती है, इसके अलावा एक भी प्रविष्टि है वो एक्स्ट्रा नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रविष्टि फिक्स है, कंफर्म करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद में आपके आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस, फिर अंतिम बैलेंस आपके यहाँ पे आ जाएगा। और वो आपको पता ही है कैसे आता है, सभी योग कर दो, जो कमी होती है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस योग में जो अधिक है तो यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर इसमें से ये घटा दोगे, शेष कितना बचेगा वो यहाँ पर आपके आ जाएगा टू बैलेंस सी डी में। अब ये तो था फॉर्मेट किसका था, चालू खाते का। किस विधि में, स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनते थे, पूंजी खाता, वो अपने फॉर्मेट आगे पढ़ लिया, वो भी फिक्स फॉर्मेट है, उसके अलावा कोई इसमें एक्स्ट्रा मत नहीं आती है, ठीक है। जो आगे अपन ने पढ़ा है ना, बैलेंस बीडी, उसके बाद में कैश या बैंक, और इसमें एडिशनल आपने कैपिटल जोड़ी है तो, और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कैश या बैंक, और इसमें अगर आपने परमानेंट रूप से कोई कैपिटल विड्रॉल की या निकाली है तो, और इसके बाद में आ जाएगा बैलेंस सी डी, जो फिक्स फॉर्मेट है, 4 ही प्रविष्टि होती है उसमें, ठीक है, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, इसमें एक्स्ट्रा 5वीं प्रविष्टि होगी ही नहीं, वो फिक्स फॉर्मेट था, ठीक है। उसके बाद में करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में भी आपके देखिए जो ये प्रविष्टियाँ ये फिक्स है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्रविष्टि नहीं है, ठीक है। ये तो था अपने स्थिर पूंजी विधि से। अब परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक ही खाता बनता है और वो बनता है कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी आपके क्या था, ये जो 2 खाते बनते हैं उनको अपन ने एक कर दिया है, जो 2 खाते बनते हैं उसको अपन क्या कर देते हैं, एक कॉलम कर देते हैं। जितनी भी प्रविष्टियाँ अपन ने की हैं वो सब प्रविष्टियाँ एक खाते में बनेगी, वो भी किस में, करंट अकाउंट वाला भी किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं पर अगला खाता, अगली विधि है परिवर्तनशील पूंजी विधि, और उसमें एक खाता बनता है, कौन सा, पूंजी खाता। तो देखिए नेक्स्ट विधि अपन बी पार्ट वाला पढ़ लेते हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी विधि, ठीक है। और उसमें आपके एक ही खाता बनता है और वो बनता है पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक ही खाता बनेगा और वो कौन सा बनेगा, पूंजी खाता। अब देखिए इसमें कौन कौन सी मदें आएगी, कैपिटल अकाउंट सभी आ जाएंगे, एक्स वाई लिख दो अपने, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई, ठीक है। ये तो था फॉर्मेट, जो पहले वाला फॉर्मेट है वही फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये डी आर पक्ष है और ये 4 पक्ष है। अब देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे पूंजी खाते का शेष, कौन सा पढ़ रहे हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि, उसमें एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट अपन ने लिख दिया, ठीक है। और इसमें अपन सबसे पहले किसका शेष लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, यानी स्टार्टिंग आपके कितनी पूंजी थी वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो एक्स वाई के ऐसा कैसा लिखना है। फिर इसके बाद में बाय कैश या बैंक,
में एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगवाई है तो आपके यहाँ पे प्रविष्टि आ जाएगी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगवाई तो यहाँ पे एक्स ने कितनी अतिरिक्त पूंजी लगवाई है और वाई ने कितनी अतिरिक्त पूंजी लगवाई है उसके बारे में। ठीक है, फिर अगली प्रविष्टि क्या आ जाएगी, दोनों को अपन एक कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है एक्स वाई के वो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा बाय सैलरी, एक्स वाई की कितनी सैलरी है वो सैलरी आ जाएगी। फिर उसके बाद में आ जाएगा बाय कमीशन अकाउंट। ठीक है, उनका कमीशन है तो आ जाएगा, नहीं है तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है सभी के। ठीक है, फिर आपके आ जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ तक मद फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा 6वीं मद यानी 7वीं मद कोई नहीं आएगी। 7 मद कितनी है, 7वीं मद इसमें कोई नहीं आएगी, 6 मद है। ठीक है, अब इस साइड देखिए, यहाँ पर आपके आ जाएगा टू कैश या बैंक। अगर आपने परमानेंट रूप से पूंजी को निकाला है तो यहाँ पे आपके प्रविष्टि आ जाएगी। ठीक है, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, परिवर्तनशील, एक खाता बनता है, पूंजी खाता, सभी समायोजन एक खाते में होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा टू ड्राइंग, आपने आहरण कितना किया है वो आहरण आ जाएगा एक्स वाई के। फिर इसके बाद में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यानी आहरण पर ब्याज कितना है वो आ जाएगा डी आर पक्ष में। फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें आपके लॉस कितना हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो इस साइड लिखना है, प्रॉफिट हो रहा है तो उस साइड लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में आ जाएगा टू बैलेंस शीडी। ठीक है, अंतिम आपके बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये फॉर्मेट था परिवर्तनशील पूंजी विधि में पूंजी खाते का। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते बनने पड़े हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक खाता बनता है, पूंजी खाता, और सभी समायोजन पूंजी खाते में हो जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके पूंजी खाते का। कल अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा था। ठीक है, और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में आपको फॉर्मेट बता दिया है। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा एक स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर है, 1-2 अंतर वो मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है, और अंतर आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप अंतर ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये फॉर्मेट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं पूंजी खाते में जो 2 खाते हैं, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि, इन दोनों विधियों में क्या क्या अंतर है वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम 5वें भाग में, जो पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी आपके व्यवसाय में P&L अकाउंट का जो ग्रॉस नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उसके बारे में आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अंतर का आधार, किसमें अंतर है, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई बड़े अंतर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, सबसे पहला अंतर है खातों की संख्या। स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते होते हैं। कितने खाते, 2 खाते। कौन कौन से, एक तो होता है पूंजी खाता और एक होता है चालू खाता। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक खाता बनता है, पूंजी खाता। ठीक है, ये तो था खातों की संख्या। यानी स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक ही खाता बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए एक अंतर क्लियर हुआ। दूसरा अंतर, ऐसा हूबहू पढ़ाने की आवश्यकता है, हूबहू
कॉपी करने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। अपने अनुसार जैसे भी समझ में आता है ऐसे अपन को अंतर बनाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए पूंजी खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष इसमें अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तन, ठीक है। अब अपरिवर्तन होता है लेकिन कुछ कंडीशन छोड़कर। अपवाद कौन से हैं? एक तो है स्थायी रूप से पूंजी निकालना, एक अतिरिक्त पूंजी लगवाना, ठीक है। जबकि इसमें इसका शेष क्या होता है? परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनशील है, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए अन्य समायोजन, या फिर अन्य जो समायोजन है वो किसमें करने? तो इसमें अन्य समायोजन होता है चालू खाते में, पूंजी के अलावा, कहने का मतलब पूंजी के अलावा जो अन्य समायोजन हो चालू खाते में, और इसमें सभी समायोजन किसमें होते हैं? पूंजी खाते में। बस ये एक दो जो अंतर थे वो एक बार आपको थोड़ा सा देखना था। खातों की संख्या देखिए, स्थिर पूंजी विधि में खातों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? पूंजी खाता, चालू खाता, जबकि उसमें एक ही खाता खोला जाता है, पूंजी खाता। पूंजी खाते का शेष इसमें अपरिवर्तनीय होता है, जबकि इसमें परिवर्तनीय होता है, ठीक है। यहाँ पे अन्य समायोजन देखिए चालू खाता, अन्य समायोजन पूंजी के अलावा जो भी समायोजन होता है वो चालू खाते में, जबकि इसमें पूंजी खाते में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पूंजी खाते का शेष, इसमें परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय। अब यहाँ पर देखिए स्थिर पूंजी में हमेशा क्रेडिट शेष होता है, स्थिर पूंजी विधि में हमेशा क्रेडिट शेष होता है, जबकि इसमें क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूंजी खाते का शेष स्थिर पूंजी विधि में हमेशा पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में हमेशा पूंजी खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। ये थे आपके स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। एक एक शब्द है, रटने की आवश्यकता नहीं। अपन को पता है कि स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते बनते हैं, इसमें 1 खाता बनता है, ठीक है। ये भी पता है कि इसमें शेष परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 2 कंडीशन को छोड़कर, ठीक है। और इसके बाद में अन्य समायोजन इसमें करते हैं चालू खाते में, इसमें सभी समायोजन पूंजी खाते में हो जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि पूंजी खाते का शेष स्थिर पूंजी विधि में तो क्रेडिट होगा, जबकि परिवर्तनशील में क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके परिवर्तन अंतर थे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके अगला टॉपिक होगा लाभ हानि नियोजन खाता, लाभों का अपन बंटवारा कैसे करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से, कौन सी मद किस साइड डी आर पक्ष में आ जाएगी, कौन सी मद सी आर पक्ष में आएगी, इसके बारे में पूरा फॉर्मेट और थियोरिकल पार्ट अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और उनकी प्रविष्टियाँ भी अपन पढ़ लेंगे। तो आज यहाँ तक ही सीमित। इसी के साथ में मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं, वो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि अभी पढ़ाई पे संकट, मान लीजिए कि पढ़ाई पे संकट है, ठीक है। और इस संकट काल में अपन को कहीं ना कहीं रास्ता निकालना है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए रास्ता निकालना है। मुझे भी किसी विशेष यानी विद्वान ने कहा था कि आप मेरे लिए विद्वान ही है, जो मेरे गुरुजी हैं, टीचर मुझे पढ़ाए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप संकटकालीन स्थिति, अभी कहा था कि ये कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आप बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं, इसलिए मैंने ये पहल की है, ठीक है। और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आग्रह कर रहा हूं। इसी के साथ में धन्यवाद।